आज अपने स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। इसके नोट्स मैंने आपसे शेयर किए थे, आपने पढ़े होंगे। तो रेस्पिरेशन क्या चीज़ है? तो रेस्पिरेशन वह भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करती है तथा इसमें उत्पन्न CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन मार्ग, जिसके थ्रू वायुमंडलीय हवा जो है वो फेफड़ों तक जाती है। दूसरा है रेस्पिरेटरी सीट, जो कि हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो फेफड़ों में रिलीज की जाती है। तो पहला लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसका कार्य वायु को फेफड़ों में ग्रहण करना व उनसे बाहर निकालना है। इसमें कई संरचनाएं होती है, जिसमें स्टार्टिंग इसका नेजल पोर या नासा छिद्र जिसको अपने कहते हैं, नासा छिद्र, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई तथा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इंक्लूड है। रेस्पिरेटरी सीट, इसमें रक्त तथा वायु के मध्य इंटरचेंज होता है। इसमें दो फेफड़े व उनके आवरण से मिलकर बना होता है। इसमें कई स्ट्रक्चर आती है, जिसमें हैं रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई सबसे छोटी संरचना, इसकी लंग्स की सबसे छोटी संरचना है। ये डायग्राम बताया गया है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सीट दोनों को दर्शाया गया है। मनुष्य के फेफड़े में लगभग 75 करोड़ एल्वियोलाई होती है, जो गैसीय एक्सचेंज के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। फेफड़े में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, यानी ब्लड कैपिलरीज जो है वो एक जाल के रूप में पाई जाती है। इनकी अगर अपने कुल लंबाई ली जाए तो ये लगभग 19,000 किलोमीटर के करीब होती है। आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि वह प्रक्रम है जिसके द्वारा फेफड़े वायु को ग्रहण करने के लिए पहले प्रसारित यानी एक्सपेंड होते हैं, फिर संकुचित होकर उसे बाहर निकालते हैं। अर्थात वायुमंडल की हवा को फेफड़ों में पहुंचाने तथा फेफड़ों से अशुद्ध हवा को बाहर निकालने की क्रिया जो है वो ब्रीथिंग कहलाती है। तो ब्रीथिंग की क्रिया कैसे होती है? ब्रीथिंग में 3 स्टेजेस बताई गई है, इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा पीरियड होता है जिसे विराम अवस्था या पॉज स्टेज कहते हैं। प्रति मिनट लगभग 12 से 14 बार ये घटना या ये चक्र चलता है, यानी 1 मिनट में 12 से 14 बार ब्रीथिंग की क्रिया होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया में लगभग 5 सेकंड लगते हैं। तो ब्रीथिंग के अंदर जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है उसको अपने यहाँ पर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। मनुष्य के अंदर 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है, यानी पसलियाँ जो है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। इन पसलियों या रिब्स के मध्य में 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। ये इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। इसके अलावा एक डायाफ्राम यानी एक जिले में रचना है जो कि एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। ये
एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम से आप अपने इस जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, इसको अपने समझते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है, ऊपर ही ऊपर ये सारी वर्टिब्री बताई गई है, नीचे स्टर्नम दी गई है। स्टर्नम और वर्टिब्री जो है वो पसलियों के द्वारा यानी रिब्स के द्वारा जुड़ी रहती है। पसलियों के लास्ट में एक जो स्ट्रक्चर बताई गई है उसे डायफ्राम कहते हैं। दो पसलियों के बीच में एक जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स है, जिसमें एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये थोरेसिक कैविटी शो की गई है। अब स्टार्टिंग अपने लेते हैं कि इंस्पिरेशन की क्रिया कैसे होती है। इंस्पिरेशन यानी हवा का अंदर फेफड़ों तक पहुंचना। तो इंस्पिरेशन की क्रिया के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, उसमें कंट्रैक्शन होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कंट्रैक्शन होने से क्या होगा कि जो रिब्स है वो स्टर्नम को नीचे की ओर धकेलेगी, जिससे स्टर्नम अपने निर्धारित स्थान से हट करके आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी ये स्थिति स्टर्नम की आ जाएगी। इसके साथ जब ये स्टर्नम नीचे की ओर जाएगी तो डायफ्राम भी सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से अब जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होने से रिब्स जो है आगे की ओर बढ़ी, जिससे स्टर्नम नीचे की ओर गई। तो ये जो कैविटी थोरेसिक कैविटी है ये एक्सपेंड होगी, यानी ये कैविटी जो है वो बड़ी हो गई, यानी कैविटी का आयतन जो है वो बढ़ गया। तो इस कैविटी का आयतन बढ़ने से क्या होगा, लंग्स जो है वो इस कैविटी के अंदर फैल जाते हैं। लंग्स फैलने से लंग्स के अंदर जो हवा है वो अधिक स्थान के अंदर फैलेगी, जिससे कि वहाँ पर प्रेशर, हवा का प्रेशर जो कम हो जाएगा। वायुमंडलीय प्रेशर अधिक होने के कारण हवा बाहर से फेफड़ों तक पहुँचती है। तो इस प्रकार से बाहर की जो हवा है, वायुमंडलीय हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर आ जाती है। इस क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। अब दूसरी स्टेज आती है एक्सपीरेशन, यानी हवा का फेफड़ों से बाहर निकालना। इसके अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होने से रिब्स को ऊपर उठाया जाता है। रिब्स ऊपर उठने से रिब्स आगे की ओर खींची जाएगी तो स्टर्नम ऊपर उठेगी। स्टर्नम ऊपर उठने से जो थोरेसिक कैविटी है वो वापस अपने निर्धारित स्थान पर आ जाती है और डायफ्राम भी अपने पूर्व के स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो थोरेसिक कैविटी, जिसमें पहले जो थोरेसिक कैविटी का डायमीटर जैसे ये था, अब अपने क्या है डायमीटर कम हो गया। तो इसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम जो है इसका वो कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि जो थोरेसिक कैविटी है वो फेफड़ों पर प्रेशर डालेगी। फेफड़ों पर प्रेशर डालने से फेफड़ों के अंदर दाब जो है वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से हवा जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा वायुमंडल की ओर धकेली जाती है। तो इस तरह से एक्सपीरेशन यानी फेफड़ों से हवा जो है वो बाहर वायुमंडल में धकेल दी जाती है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की क्रिया चलती रहती है। एक बार इंस्पिरेशन होता है, एक बार एक्सपीरेशन होता है। तो इस तरह से ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की क्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये फेफड़ों के अंदर हवा का अंदर आना
और अंदर की हवा को फेफड़ों से बाहर निकालने की प्रक्रिया जिसको अपने ब्रीथिंग कहते हैं। तो ये इसका ब्रीथिंग का प्रोसेस है। अगली टर्न पे अपने इसकी फिजियोलॉजी करेंगे।